सर्दियों का मौसम था और कड़कड़ाती हुई ठंड में बारिश अपना कहर दिखा रही थी। चंदन सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठा एक डंडे से रजाई को ढूंढ रहा था। उसके पास सिर्फ 2 बोरों में रुई और एक बनी हुई रजाई थी और 2 बोरे थे जिन्हें वह चटाई की जगह इस्तेमाल करता था। काम खत्म करके वो अपने घर चला जाता है। आ गए आप? आज बहुत ठंड है, बाहर बारिश भी हो रही है। पता नहीं इस बार कितनी सर्दी पड़ेगी। अच्छा ही है, हमारे लिए तो सर्दी नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा। सही कह रहे हैं, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। दुर्गा चंदन की पत्नी है जो उसका हर सुख दुख में साथ देती आ रही थी, पर अब उम्र ज्यादा होने के कारण वो अक्सर बीमार और कमजोर थी। चंदन जो भी कमा कर लाता उसी में वो लोग अपना गुजारा कर रहे थे। चंदन की एक पोती भी थी जो उन्हीं के साथ रहा करती, जिसका नाम स्नेहा था। स्नेहा एक समझदार 7 साल की बच्ची थी जो कि अपने दादा दादी का बहुत ख्याल रखती और उनसे बहुत प्यार करती थी। मैं दुकान जा रहा हूँ, तुम स्नेहा का ख्याल रखना। आज ठंड बहुत ज्यादा है, आप दुकान मत जाइए। तुम तो जानती हो दुर्गा कि जो मैं रोज कमाता हूँ वही खाते हैं हम। जानती हूँ मैं, पर आप बाहर भी तो देखिए, आज फिर से बारिश आ रही है। आपको ठंड लग गई तो? तुम परेशान मत हो, मैं चला जाऊंगा। अपना और स्नेह का ध्यान रखना। ध्यान तो रखती हूँ, पर कभी कभी मुझे स्नेहा के लिए बहुत बुरा लगता है। छोटी सी बच्ची है, क्या कसूर था इसका जो भगवान ने उसे इतनी बड़ी सजा दी। भगवान की यही मर्जी थी दुर्गा, इसमें हम क्या कर सकते हैं। मैं कभी भी वो रात भूल नहीं सकती हूँ जी, जब मेरा बेटा और बहू एक कार एक्सीडेंट में मारे गए और उनका देहांत हो गया। वो रात हम सब के लिए ही ना भूलने वाली रात है। ऐसा बोलकर चंदन वहाँ से दुकान के लिए निकल जाता है और दुर्गा भी घर के कामों में लग जाती है। दुर्गा काम कर ही रही थी कि स्नेहा आकर उससे बोलती है, दादी दादी मैं बाहर खेलने के लिए जाऊँ? नहीं बेटा, बाहर बहुत ठंड है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। पर दादी मुझे ठंड नहीं लगती, मुझे खेलने जाना है। बेटा आज मत जाओ, कल तुम्हारे दादाजी तुम्हारे लिए नया स्वेटर ले आएंगे, उसे पहनकर बाहर जाना, उससे तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। दुर्गा के समझाने पर स्नेहा मान जाती है। अच्छा ठीक है दादी जी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे सर्दी और भयानक रूप ले रही थी। स्नेहा के बुजुर्ग दादा दादी कैसे न कैसे करके अपने दिन काट रहे थे, पर वहीं कभी स्नेहा को किसी भी स्थिति का एहसास नहीं होने देते। स्नेहा जो बोलती वो कैसे न कैसे करके उन्हें ला कर देती। फिर एक दिन चंदन शाम को घर आता है। आज बहुत जल्दी आ गए आप दुकान से। आज कोई भी ग्राहक नहीं आया? कोई बात नहीं, भगवान हमारे साथ है। भगवान हमें कभी भी भूखा नहीं सोने देंगे। सही बोल रहे हो तुम, पर मेरी परेशानी की वजह वो नहीं है। फिर क्या बात है? आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। तुम्हें मैंने बताया था ना, जहाँ मैं दुकान लगाता हूँ उसके सामने भी रजाई की एक बहुत बड़ी दुकान है। जिसकी दुकान है उसने मुझसे अपनी दुकान हटाने के लिए बोला तो काफी दिन से है, पर आज कुछ ज्यादा बदतमीजी की उन लोगों ने मेरे साथ। जब इतनी बड़ी दुकान है उन लोगों की, तो उन्हें हमारी छोटी सी दुकान से क्या परेशानी है? भगवान ही जाने क्या परेशानी है। चंदन जहाँ अपनी दुकान लगाता था उसके सामने एक रजाई की बड़ी सी दुकान थी, जिसका मालिक अक्सर चंदन को वहाँ से अपनी दुकान हटाने के लिए बोला करता। पर उसके साथ आज दुकान के मालिक के बेटे राहुल ने बहुत बदतमीजी की थी और चंदन को धमकी भी दी थी, पर चंदन नहीं माना। और फिर दूसरे दिन भी चंदन ने वहीं जाकर अपनी दुकान लगाई। चंदन दुकान लगा ही रहा था कि उसे राहुल ने देख लिया और देखते ही आग बबूला हो गया। आज फिर से एक बुड्ढे ने दुकान लगा ली, इसकी दुकान तो मैं लगवाता हूँ। ऐसा बोलकर राहुल कुछ लड़कों को बुला लाता है और सबको लेकर चंदन के पास जाता है। ओ बुड्ढे, मैंने तुझे कहा था ना कि मेरी दुकान के सामने अपना ये कबाड़ा मत सजाना। बेटा मैं बहुत गरीब हूँ, अगर मैं यहाँ दुकान नहीं लगाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा और मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। कहीं भी जाओ भूखे मरो, पर मेरे दुकान के सामने तुम अपनी दुकान नहीं लगा सकते। ऐसा बोलकर राहुल और उसके साथ आए हुए लड़के चंदन की दुकान हटाने लगते हैं और सभी सामान को रोड पर फेंक देते हैं। चंदन उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो लोग नहीं रुकते और सारा सामान फेंक देते हैं। चंदन रोने लगता है। चंदन को रोता हुआ देखकर वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। तुम लोगों ने ये क्या किया? मेरा सामान फेंक दिया, मैं कहाँ जाऊँगा? मैं क्या करूँगा? जहाँ जाना है जा, पर यहाँ दोबारा नजर मत आना। ऐसा बोलकर राहुल वहाँ से चला जाता है। चंदन रोते रोते अपने घर आ रहा होता है, तभी एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है, जिससे कि उसका देहांत हो जाता है। ये बात जब दुर्गा को पता चलती है
नहीं, ये नहीं हो सकता। भगवान मेरे साथ इतनी नाइंसाफी नहीं कर सकते। क्या हुआ दादी, आप रो क्यों रही हो? बेटा, तेरे दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे। हम कहाँ जाएंगे अब, हम क्या करेंगे? दादी आप परेशान मत होइए, मैं हूँ ना। दुर्गा को अपने पति चंदन के मर जाने का सदमा लग जाता है, जिस कारण वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठती है। अब बेचारी स्नेहा एक तरफ दादा के जाने का गम और दूसरी तरफ दादी की ऐसी स्थिति, उस छोटी सी बच्ची की तो जैसे मानो दुनिया ही उजड़ गई हो। स्नेहा बहुत रोती है और सोचती है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जिससे भी मैं प्यार करती हूँ आप उसे छीन लेते हो। पहले मेरे माँ बापा को मुझसे छीन लिया, अब मेरे दादाजी को भी छीन लिया और दादी की ये हालत कर दी। अब मैं क्या करूँगी? ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और 7 साल की स्नेहा अपनी दादी का ठंड में जैसे तैसे ख्याल रखती है, पर वो इतने गरीब होते हैं कि उनके पास ना पहनने के लिए अच्छे स्वेटर थे और ना ही ओढ़ने के लिए कोई रजाई। इतनी कड़ाके की ठंड हो रही है, ऐसे में ना स्वेटर है और ना ही कोई रजाई। दादी का ध्यान कैसे रख पाऊंगी? उनकी हड्डियां तो कमजोर है, उनको ठंड पकड़ लेगी। स्नेहा ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर अपने दादाजी के सामान पर पड़ती है, जिसमें एक रजाई थी जो एकदम नई और बहुत सुंदर थी, जिसे देखकर स्नेहा सोचती है, ये रजाई किसकी है? दादाजी ने तो कभी भी इस रजाई का कोई जिक्र नहीं किया। हो सकता है ये हमारे लिए बनाई हो। धन्यवाद दादाजी, काश यहाँ पर एक स्वेटर भी मिल जाती तो मैं अपनी दादी को ठंड से बचा सकती थी। स्नेहा ऐसा सोचती है कि तभी उसके सामने एक स्वेटर भी आ जाता है। ये देखकर वो हैरान रह जाती है कि उसने स्वेटर मांगा और स्वेटर आ गया। अरे ये स्वेटर कहाँ से आया? ये स्वेटर मैंने दिया है। मैं कोई आम रजाई नहीं, एक जादुई रजाई हूँ। स्नेहा को यकीन नहीं होता कि जो भी वो देख रही है वो सच है। वो कोई आम रजाई नहीं बल्कि जादुई रजाई है। ये रजाई तो जादुई है, तुम कहाँ से आई? मुझे तुम्हारे दादाजी ने बनाया है। जब तुम्हारे दादाजी ने मुझे बनाया था तो उन्हें एक पंडित ने आशीर्वाद दिया था, जिस वजह से मैं एक जादुई रजाई बन गई। ये दादाजी ने जरूर मेरे लिए ही बनाई होगी। धन्यवाद भगवान जी। और दादाजी आपको भी धन्यवाद, आपने मरने के बाद भी हमारा ख्याल रखा। फिर स्नेहा उस रजाई से जो भी मांगती है उसके सामने आ जाता है। धीरे धीरे स्नेहा की दादी की स्थिति भी सही हो जाती है और फिर दोनों खुशी खुशी अपना जीवन साथ में बिताते हैं। असम की स्वाति दिल्ली से पढ़कर अपने घर पहुंच गई थी और कुछ ही दिनों में उसने घर का सारा काम सीख लिया था। स्वाति बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी, जिसके लिए उसकी मम्मी सुशीला अब लड़कों के रिश्ते तलाश रही थी और हर बार की तरह स्वाति इस बार भी मना कर देती है। आज तो मैं पूछ कर ही रहूंगी कि स्वाति हर रिश्ते को मना क्यों कर देती है। ऐसा बोलती हुई सुशीला स्वाति के कमरे में जाती है। स्वाति, आज तो तुम्हें बताना ही होगा कि तुम हर रिश्ते के लिए मना क्यों कर देती हो। मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो जानती हो ना कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। देखो स्वाति, अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो तुम हमें बता दो, मैं तुम्हारे पापा से बात कर लूंगी, हमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है मम्मी, अगर कोई होगा तो मैं आपको बता दूंगी। अपनी मम्मी के मुंह से ये बात सुनकर स्वाति बहुत खुश हो जाती है, पर वो अभी कुछ बताना नहीं चाहती थी। पर उसकी माँ कहाँ मानने वाली थी। वो कोई न कोई रिश्ता लाती रहती थी और स्वाति बहाने बनाकर रिश्तों को मना कर दिया करती। स्वाति, आखिर परेशानी क्या है तुम्हें? किसी भी लड़के को पसंद नहीं करती हो, किसी रिश्ते के लिए हाँ क्यों नहीं करती हो? कारण क्या है? मम्मी, मैं किसी को पसंद करती हूँ। सुशीला के बार बार पूछने पर स्वाति अब बता ही देती है। किसे पसंद करती हो तुम? मम्मी, उसका नाम जगबीर है और वो मेरे साथ दिल्ली के कॉलेज में पढ़ता है। वो दिल्ली में रहता है? नहीं मम्मी, वो दिल्ली में नहीं रहता। जगबीर पटियाला से है और मम्मी वो लोग पंजाबी हैं। जगबीर के घर वालों को पता है ये बात कि तुम असम से हो? मम्मी, जगबीर के घर में ये तो पता है कि वो मुझे पसंद करता है, पर उन्हें ये नहीं पता कि मैं असम से हूँ। तू बेटा उसके लिए अपने रिश्ते को मना कर रही है, उसके घर वाले नहीं माने तो? नहीं मम्मी, जगबीर ने मुझसे वादा किया है कि वो अपने घर वालों को शादी के लिए राजी कर लेगा। तुम जगबीर को फोन करो और इस रिश्ते को लेकर उसे घर आने को कहो। ठीक है मम्मी। अपनी मम्मी को राजी होता देखकर स्वाति खुश हो जाती है और वो जगबीर को कॉल करती है। पहली ही बार में जगबीर कॉल नहीं उठाता, तभी स्वाति घबरा जाती है। क्या हुआ बेटा, जगबीर ने फोन नहीं उठाया? नहीं मम्मी, पता नहीं क्यों, क्या पता कहीं बिजी हो या फोन रखकर भूल गया हो। तुम दोबारा मिलाओ। स्वाति जगबीर को दोबारा से फोन करती है और जगबीर इस बार फोन उठा लेता है।
हेलो जगबीर, कैसे हो तुम? मैं कॉल कर रही थी, तुमने रिसीव नहीं किया। वो मैं मम्मी के साथ था इसलिए कॉल नहीं उठा पाया था। जगबीर, तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। हाँ बोलो, तुम्हारी मम्मी शादी के लिए मान गई? हाँ जगबीर, मेरी मम्मी मान गई। तुम जल्दी से रिश्ता लेकर मेरे घर आ जाओ। ठीक है, मैं अगले संडे अपनी मम्मी के साथ तुम्हारे घर आता हूँ। फिर संडे को जगबीर अपने माता पिता के साथ स्वाति के घर आता है और जगबीर की माँ हरजोत को स्वाति देखते ही पसंद आ जाती है। अरे बहन जी, हमें तो तुम्हारी कुड़ी बड़ी पसंद है। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझो। आपको पता भी है ना कि हम असम से हैं। असम से हो तो क्या, हो तो इंसान ही। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही भाई साहब। बस तो फिर दिसंबर में शादी कर लेते हैं। बस अब तो तुसी दिसंबर की शादी की डेट पक्की समझो। जैसा आप कहीं बहन। स्वाति और जगबीर का रिश्ता पक्का हो जाता है और देखते ही देखते दिसंबर का महीना भी आ जाता है और उनकी खूब धूमधाम से शादी हो जाती है। लेकिन जगबीर की मम्मी हरजोत को स्वाति के यहाँ की कुछ रस्मों में झिझक होती है, पर वो शादी के उत्सव में कुछ नहीं बोलती और शादी खत्म हो जाती है। हरजोत, बहू आ गई, पूजा की थाली लेकर आओ। बहू का स्वागत नहीं करोगी? आ रही हूँ सुखबीर जी। हरजोत पूजा की थाली लाती है और स्वाति और अपने बेटे जगबीर की आरती करती है और बोलती है, बहू अब तुसी अपने दाहिने पैर को आगे करके ये कलश गिराओ और घर बिच विराजो। हरजोत के कहने पर स्वाति कलश को पैर मारकर गिराती है। तुम्हारा स्वागत है बहू साडे घर में। थैंक यू पापा जी। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ। अरे तुझे जो भी बात पूछनी हो बाद में पूछ लेना। हम पंजाबी हैं और तुम्हें हमारे सारे रीति रिवाज मानने होंगे और जो भी तुमने अपने मायके से सीखा है ना उसे वही छोड़ देना, समझी ना पुत्र? ठीक है मम्मी जी। अरे हरजोत जी, ये क्या बातें लेकर बैठ गई? पूछो तुम बहू, क्या पूछ रही थी? कुछ नहीं पापा जी। हरजोत का ऐसा रवैया देखकर स्वाति डर जाती है और फिर कुछ नहीं पूछती। फिर धीरे धीरे दिन बीतते हैं और वो कुछ भी करती तो हरजोत उसे दूसरे राज्य के होने के कारण सुनाया करती और स्वाति को बहुत बुरा लगता। कुछ ही दिनों में लोहड़ी आने वाली थी। हरजोत स्वाति से बोलती है, अरे पुत्र 15 दिनों में लोहड़ी है। मैं नहीं चाहती कि सोसाइटी में सबको पता चले कि तुम दूसरी कास्ट की हो। लोहड़ी के लिए अच्छे से तैयारी कर लेना। सोसाइटी में मेरी नाक न कट जाए पुत्र। हरजीत की नई बहू है कि कुछ जानती नहीं, किसी के मुंह से मैं ऐसा न सुन लूं। हरजीत की बात सुनकर स्वाति मन ही मन सोचती है, हे भगवान कहाँ फंस गई। मुझे तो लोहड़ी के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मैं ये सब रस्में कैसे करूँगी। हरजोत तो ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है पर स्वाति सोच सोच कर परेशान हो जाती है। ऐसे ही 5 दिन गुजर जाते हैं। 5 दिन निकल गए और अभी मैंने लोहड़ी की कोई तैयारी नहीं की। समझ में नहीं आ रहा कैसे शुरू करूं, किससे मदद लूं। स्वाति सोच ही रही थी कि तभी उसे जगबीर बोलता है। स्वाति क्या हुआ? कुछ नहीं जगबीर। कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम परेशान लग रही हो, आखिर बात क्या है? जगबीर के पूछने पर स्वाति उसे सब बताती है। जगबीर, मम्मी जी ने मुझसे लोहड़ी की तैयारी करने को कहा है। हाँ तो कर लो, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? जब फिर तुम जानते हो तो मुझे लोहड़ी के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम तो असम के हैं और असम में लोहड़ी नहीं मनाते। अरे तुम पढ़ी लिखी हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या कहना चाहती हो तुम? अरे तुम्हारे पास फोन है, लैपटॉप है, किसी में भी लोहड़ी के बारे में देख लो, एक एक रस्म के बारे में सब चीज आ जाएंगी। हाँ, मेरे तो दिमाग में ही नहीं आया कि मैं फोन पर लोहड़ी के बारे में सब जान सकती हूँ। हाँ, तुम फोन में सर्च कर लो और अगर कुछ समझ ना आए तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। मैं अभी सर्च करती हूँ। स्वाति अपने फोन में लोहड़ी के बारे में सब कुछ सर्च कर लेती है और लोहड़ी की सारी रस्में सीख लेती है। वो अपनी सेविंग से एक फुलकारी सूट भी ऑर्डर करती है। ऐसे ही लोहड़ी आने में एक ही दिन बचा था। लोहड़ी के बारे में सब कुछ पता चल गया है। अब बस लोहड़ी में जो भांगड़ा होता है मुझे वो सीखना है। भांगड़ा तो मैं टीवी देखकर भी सीख सकती हूँ। भांगड़ा सीखने के लिए स्वाति टीवी में भांगड़ा लगा लेती है। उसे देखकर भांगड़ा करने लगती है। तभी वहाँ जगबीर आता है। ये क्या कह रही हो स्वाति? तुम तो जानते हो ना कि मुझे भांगड़ा नहीं आता, वही सीख रही हूँ। अच्छा। ऐसा बोलकर जगबीर हंसने लगता है। हंस क्यों रहे हो तुम? तुम्हारा भांगड़ा देखकर जैसे मैं करता हूँ वैसा करना, मैं तुम्हें भांगड़ा सिखाता हूँ। ठीक है। जगबीर स्वाति को भांगड़ा सिखा देता है और फिर लोहड़ी की सुबह होती है और पूरी सोसाइटी सज जाती है। रात होती है और पूरी सोसाइटी के लोग एक पार्क में लोहड़ी मनाने के लिए जमा होते हैं। सुखबीर जी जल्दी आ जाओ, सब लोग चले गए, हम ही रह गए। चल हरजोत। अरे बच्चों, हम लोग जा रहे हैं, तुम दोनों कब चलोगे? मम्मी मैं तो तैयार हो गया, ये स्वाति को टाइम लग रहा है, आप चलिए हम लोग आ रहे हैं। स्वाति सब रस्मों और रिवाजों के बारे में जान लिया है ना, कुछ रह तो नहीं गया?
पूछ लो, अभी सोसाइटी के सामने मेरी नाक मत कटवाना। मम्मी आप परेशान मत होइए, आप चलिए मैं आता हूँ लेकर। चलो ठीक है। ऐसा बोलकर हरजोत और सुखबीर लोहड़ी पार्टी में चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद जगबीर और स्वाति दोनों ही उस पार्टी में आते हैं। सभी लोग उन दोनों को देखते रह जाते हैं। जगबीर ने कुर्ता पजामा पहना था और स्वाति ने एक फुलकारी सूट जिसमें बहुत सुंदर लग रही थी। और पार्टी में पहुँचते ही हैप्पी लोहड़ी मम्मी जी, हैप्पी लोहड़ी पुत्र। स्वाति को फुलकारी सूट में देखकर हरजोत की तो आंखें खुली रह जाती है और वो बहुत खुश होती है। स्वाति सभी रस्मों को बहुत अच्छे से पूरा करती है और ये सब देखकर हरजोत की पड़ोसन शहनाज हरजोत से बोलती है, हरजोत बहन जी, आपकी बहू तो बहुत अच्छी है। दूसरी जात की होते हुए भी सारी रस्में कितने अच्छे से कर रही है। एक हमारी बहू है, हमारे जीते जी ही हमारी इज्जत नहीं करती। अरे सही कह रही हो बहन जी, जात में कुछ नहीं रखा। हाँ। दूसरों के मुंह से अपनी बहू की तारीफ सुनकर हरजोत को पछतावा होता है और वो अपने व्यवहार की माफी स्वाति से मांगती है। अरे पुत्र स्वाति बेटा, मैनू माफ कर दे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, हो सके तो मुझे माफ कर दे। मुझे आपकी इसमें कोई गलती नहीं लगी माँ जी, मैं आपकी बेटी की तरह ही हूँ और आपने मुझे बेटी की तरह ही रखा है, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। चलो ये तो अच्छा हुआ कि जो तुम्हें समझ आ गया कि जात पात में कुछ नहीं रखा है, सब हमारे ही देश के वासी हैं। आप सब किस चीज में लग गए? सब लोग आओ, मिलकर लोहड़ी मनाते हैं और भांगड़ा करते हैं। फिर सभी लोग मिलकर खुशी खुशी लोहड़ी मनाते हैं और भांगड़ा करते हैं।